हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे झारखंड के कला संस्कृति की शुद्धता बनी रहे। हम तो यही कोशिश करते हैं। हमारा झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ भेदभाव की कमी है, मतलब भेदभाव नहीं होते यहाँ। आपने MS धोनी में भी काम किया है। हाँ बिल्कुल, मिसेस शुक्ला की भूमिका में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि पांडे जी के निर्देशन में मुझे काम करने का मौका मिला। शारदा सिन्हा जी को बचपन से सुनती आई हूँ। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पगली है जाऊं तोहरी बोलैया में। ये उस वक्त बहुत चला हुआ था वो गीत। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हाँ पिया, ले आई हाँ हो, ले आई हाँ हो पिया सिनूर बंगाल के हो। कितने भी सिंगर आ जाए, कितने भी गायक गायिका आ जाए, उनके गीतों का काट कोई नहीं ला सकता है। तो उस पहचान को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं जी। हर गांव शहर में उन्हें लोग जानते हैं, उनको देखते हैं, उनके गानों को पसंद करते हैं, उनके अभिनय को पसंद करते हैं। तो उन्हें क्या पोस्टर्स में देखना पसंद नहीं करेंगे? आपको ऐसा लगता है? कहते हैं कि सुर में ईश्वर का वास होता है और सुर ही ईश्वर है। अगर आपने सुर को साध लिया तो आप मानिए कि आपने ईश्वर को पा लिया है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही सुर स्वरूपी ईश्वर को साधने वाली झारखंड की बहुत लोकप्रिय झारखंड की स्वर कोकिला और झारखंड की गौरव मोनिका मुंडू जी हमारे साथ हैं। स्वागत है मैम आपका। जोहार आप जोहार। सबों को। आते वक्त मुझे देव ने बोला कि आपको ये जो गमछा है ये बहुत पसंद है। हाँ बहुत। तो मैंने भी अपने लिए एक किए। मैंने सोचा कि यही तो झारखंड की पहचान है और इसे मैं हमेशा अपने साथ सजोए रखती हूँ। मैम मैं इस बातचीत की शुरुआत मतलब इससे करना चाहूँगा कि हमें एक बार झारखंड के संगीत का इंट्रोडक्शन मिल जाए, थोड़ा झारखंड का वो सुर हमें सुनने को मिल जाए इस बातचीत की शुरुआत में ही, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा। वैसे तो आपने जब बात को छेड़ ही दिया है जी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 13 तारीख से झारखंड में चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है और झारखंड में हम सभी रहते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी होता है कि हम वोट डालें। साथ ही साथ अपने झारखंड के बखान के लिए मैंने एक गाना रिलीज़ किया है जी। बिल्कुल ताज़ा तरीन है। तो जब गीत की बात आ ही गई है, झारखंड के बखान की बात आ ही गई है, तो मैं चाहूँगी कि मैं आप सबों के लिए ये गीत दोहराऊं। ये मेरे चैनल से आ रहा है। सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बिल्कुल। आएगी लग समय अब, जागो झारखंडी, अपन माटी अपन भाषा बचाए के लगी। झारखंड कर धरती है अद्भुत महान, हिया कर माटी है के सजीव पहचान। झारखंड कर धरती है अद्भुत महान, हिया कर माटी है के सजीव पहचान। पेड़ पहाड़ जंगल हरा, पेड़ पहाड़ जंगल हरा, नदी कर संगे बहे प्यार घनी घन। हिया कर माटी है के सजीव पहचान, हिया कर माटी है के सजीव पहचान। झारखंड कर धरती है अद्भुत महान, हिया कर माटी है के सजीव पहचान।
क्या बात। आज सुबह से मैं बहुत थकी हुई हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों का बुलाहट जो था ना, और इतने प्यार से आप सबों ने बुलाया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। और रात हो या दिन हो, हमारा ये काम रहता है कि हम जी सबके साथ जुड़े रहें जी। एज अ कलाकार। तो मैं रोक नहीं पाई। थकावट आपको नज़र आ रही होगी शायद। मेरा यकीन मानिए, आप बिल्कुल थकी हुई नहीं लग रही हैं, और आपके सुर भी बिल्कुल ताज़े हैं। Thank हमें बिल्कुल वो झारखंड का दृश्य दिखा है इस गीत के माध्यम से। आगे बढ़ते हुए मैम, आप से ये जानना चाहेंगे कि आपने एक लंबा समय देखा है जी, संगीत का, बिल्कुल। तो थोड़ा सा उस जर्नी पे लेके चलेंगी क्या? कि आज जैसे आपने बोला आज आपकी रिकॉर्डिंग भी थी, हुँ। तो वो टेक्नोलॉजी का आना, आज की रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस, पुराना एक एक्सपीरियंस आपका हुँ, हुँ, हुँ। कैसा, क्या महसूस होता है वो बहुत चेंज? बहुत कुछ फ़र्क हो गया है, और बदलाहट तो प्रकृति का नियम है। जी और हमारा जो रहन-सहन, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, पुरखों से चलता आ रहा है कि बदलाहट होनी है, और ये होना भी ज़रूरी है। समय के अनुसार हर चीज़ों में बदलाहट होती जी। है ना? तो ये बदलाहट मैंने जब जन्म लिया, वो दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है, आगे के दौर कुछ और होंगे। तो हम जब मैं कहूँगी कि मैं जब जवान हुई, और जब गाने के लाइन में, गाने के क्षेत्र में आने के लिए जब हमारा मन हुआ, और मैं जब आई, तो वो वक़्त कुछ और था। एक तरह से मैंने एक मनोरंजन का वक़्त देखा है। जी, वो और उस जुड़ाव एक वक़्त दूसरे से। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। एक-दूसरे से जुड़ाव, एक-दूसरे का सानिध्य, एक-दूसरे का साथ, हाँ। और साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी जो थी उस वक़्त का अलग था, अभी का दौर अलग जी। है ना? तो उस वक़्त हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते थे तो ट्रैक्स ज़्यादा नहीं हुआ करता था, है ना? तो उसमें अगर कोई एक इंसान गलत करता था, अगर उसमें 10 इंसान बजाते और गाते रह रहे होंगे, तो अगर उनमें से एक ने गलती कर दी, तो हम सबको दोबारा फिर गाना बजाना पड़ता था। तो वो दौर था। आज तो ऐसा है कि ये दौर ऐसा है कि आज मैं सिर्फ़ सा बोलूँगी, और उस सा से मेरी आवाज़ के गाने बनने लग जाएँगे। जी, आज तो एआई भी आ गया है, एआई का वो तो सैंपल लेके। बिल्कुल बहुत ही फ़र्क पड़ा है इसमें। लेकिन मुझे दुःख इस बात का लगता है कि हम एक-दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, दूरी बन गई है। म्यूज़िशियंस के साथ, सिंगर का, राइटर का, सबका अलग-अलग जगह हो गया है एक तरीके से। घर से सारे काम हो जा रहे हैं। हम मिल नहीं पा रहे हैं, जो एक इंसान के नाते, इंसानियत के नाते जुड़ कर के काम करने का जो मज़ा है ना, वो अब नहीं मिल पाता है। अब एकल हो गया है सारा चीज़। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कि हम टूट गए हैं, बिखरने लग रहे हैं, ऐसा फ़ील होता है। लेकिन फिर जब हम प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं, तो फिर से वो एनर्जी, वो जोश एक बार फिर से वापस आ जाता है। तो ये जो हम मंच साझा करते हैं, वो एक बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। मंच में भी आज आज के समय में जैसे यूट्यूब है, जी, तो एक थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस में भी चेंज हुआ है क्या, कि पहले आप एक रियल ऑडियंस को एड्रेस कर रही हैं, आज भी आप करती होंगी बिल्कुल लाइव बिल्कुल, शोज में? बिल्कुल करती हूँ। मंच में भी फ़र्क यही हुआ है कि पहले जब हम कोई कार्यक्रम करने जाते थे या रिकॉर्डिंग करने जाते थे, तो हम लोग बाकायदा कई महीनों से, कई हफ्तों से प्रैक्टिस करते थे, रियाज़ करते थे। अब वो नहीं होता है। इसलिए आजकल जब हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो अलग-अलग म्यूज़िशियंस रहते हैं, और कई गाने ऐसे होते हैं जो हम गाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि जो म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं या बजा रहे हैं हमारे साथ, वो उठाए हुए नहीं रहते हैं। तो कुछ-कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें ओरिजिनल म्यूज़िक की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिलने से उस गाने का सार नहीं
आता है, वो आत्मा नहीं जुड़ पाता है। तो ये फ़र्क हो गया है, क्योंकि म्यूजिशियंस भी डायरेक्ट पहुंचते हैं मंच तक और मैं भी डायरेक्ट पहुंचती हूँ, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि वहाँ हम सब साथ रहते हैं और एक ऑडियंस भी एक ऑडियंस भी है। साथ रहती है। ऑडियंस की जो इच्छा है, जो जी। चाहत है, जो रुचि है, जी उनके भी बदले हैं समय के अनुसार। जैसे हमारे ज़माने में हम चाउमीन को नहीं जानते थे, हम समोसे चॉप तक रहते थे, डोसा तक रहते थे। अब तो चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा भी आ गया है, मोमोज। KFC आ गया, मोमोज भी आ गए हैं। भले वो हेल्थ के लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी हम उसे चखते तो ज़रूर हैं एक आध बार। तो बिल्कुल। हर चीज़ में वही फ़र्क आ गया है, हमारे कामों में भी वही फ़र्क आ गया है। लोगों का जो संगीत के प्रति रुचि है वो बदल रही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग हमारे जो पुराने गाने हैं, जो पुराने गानों में जो भावनाएं हैं, जी अब फिर से आत्मसात कर रहे हैं लोग, उसे सुनना पसंद कर रहे हैं। तो लोग तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की रुचि है, तो उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। अच्छा, पास में ही बिहार है। बिहार के लोक संगीत में, क्योंकि आपने बात की तरह तरह के ऑडियंसेस की, तो मेरा ध्यान आया कि वहाँ के लोगों को ये शिकायत है वहाँ के लोक संगीत से कि अश्लीलता बढ़ती जा रही है। Yes, और मानती हूँ। लोक संगीत ना कह के उसको रीजनल लैंग्वेज का संगीत में अश्लीलता मतलब बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। झारखंड में कैसा है यहाँ का माहौल? ईश्वर की दया से मैं धन्यवाद कहूँगी कि अब तक उस हद तक नहीं गया है, लेकिन हमें डर है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बदल रहे हैं, यंगस्टर्स जी में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो डर है। और हम लोग लेकिन प्रयासरत हैं कि ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई चेंजेस पनपने ना पाए। कोशिश हमारी यही रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत आता जाता रहता है, जी लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे झारखंड के कला संस्कृति की शुद्धता बनी रहे। हम तो यही कोशिश करते हैं, आगे ईश्वर की मर्जी और हमारी कोशिश जारी रहेगी। कभी कभी वो नए ज़माने के जो कलाकार हैं, वो जो थोड़ी छेड़खानी कहना सही शब्द नहीं होगा, थोड़ी शरारत को वो ज़्यादा लेवरेज ले जाते हैं और उसमें अश्लीलता फिर वो झलक जाती है। हाँ, बस ये वही शायद अश्लीलता जो आप बोल रहे हैं, उससे हमें बचना है। जो डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं, उनसे हमें बचना है, जी क्योंकि हमारा झारखंड का कल्चर वो नहीं है। हमारा झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ भेदभाव की कमी है, मतलब भेदभाव नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पर हम एक अखड़ा में हम नारी पुरुष मिल करके एक साथ हाथ जुड़ा करके नाचते हैं, एक साथ हम हर चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। पुरुष और नारियों में फ़र्क नहीं होता, दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। फ़र्क यहाँ आपको नहीं पता चलता है। तो ये एक बहुत खासियत है, बहुत बड़ी जी। खासियत है झारखंड की। तो इसलिए हमारी कोशिश तो यही रहती है कि ये शुद्धता बना रहे यहाँ पे। थोड़ा सा आपके शुरुआती दौर पे, आपके बचपन में जाने का मन कर रहा है। बिल्कुल। आप बंगाली परिवार में पैदा हुई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या म्यूजिक के प्रति वो इन्फ्लुएंस या फिर उस रुचि आना, क्या ये एक कारण था? देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरे रगों में, मेरे ब्लड में ये चीज़ आया ख़ानदान के तरफ से। बाबा भी बहुत अच्छा गाते थे, माँ भी गाती थी, बाबा माँ दोनों बहुत अच्छे गाते थे, लेकिन ऐसा माहौल मेरे साथ नहीं था कि बंगाली परिवार में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि गीत संगीत के प्रति बहुत रुझान दिया जी। जाता है, लोगों को बचपन से सिखाया जाता है। हमारे घर में ऐसा नहीं था। पापा डरते थे, वो चाहते थे कि हम लोग पढ़ लिख करके कोई अच्छे जॉब में जाएं। हाँ, क्योंकि गीत संगीत में अगर आ गए तो शायद रुझान उधर हो जाएगी, हमारी पढ़ाई लिखाई कमज़ोर हो जाएगा। ये हर पेरेंट्स चाहते हैं, और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भला ही चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लेखनी को नहीं टाला जा सकते। जो हमने लिखवा करके आया है और उस पर अगर हम प्रयास
थोड़ा सा कर देते हैं तो ईश्वर भी साथ देने शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ। मेरे बाबा बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैंने चुपके से गाना सीखा 1 महीने तक। अच्छा। जी। क्या उम्र थी तब आपकी? उस वक्त मैं क्लास 6 में थी। क्लास 6 में थी। अच्छा। 5 या 6 में थी और जी। मैं देखती थी कि मेरे फ्रेंड्स जाती थी गाना सीखने के लिए। कहाँ जा रहे हो? तो गाना सीखना है, गुरुजी आ रहे हैं। तो उस वक्त क्या होता था ना हमारे जो गुरुजी थे श्री गणेश मिश्रा जी, वो अपने घर पे तो क्लासेस लेते ही थे संडे संडे, लेकिन अलग अलग अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनके घर पे भी जा कर के सप्ताह में एक दिन करके वो लेते थे क्लासेस। तो मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं था। तो एक दिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि आज हम जा रहे हैं। आज हम लोग खेल रहे थे, कुछ जी। बैडमिंटन वगैरह खेल रहे थे। तो नहीं, आज हम क्लास है मेरा, हमें जाना है। किस चीज़ का क्लास है? तो पता चला कि म्यूज़िक का क्लास है। तो मैंने कहा कि मुझे ले चलोगी? तो उसने कहा कि नहीं, अलाउ नहीं होता है, जो एडमिशन लेता है उसी का अलाउ होता है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा, लेकिन मैंने उसका पीछा किया। अच्छा। छोटी ही थी, रुझान था, कैसा होता होगा, कैसे सीखते होंगे लोग, क्योंकि मुझे बचपन से रेडियो सुनना बहुत पसंद था और मैं रेडियो सुन कर के गाने उठाती थी। उस वक्त हमारे पास टेप रिकॉर्ड नहीं था। हाँ। एक पेंसिल रखा करती थी और उस वक्त तो रिवाइंड फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे ना हम सभी। रेडियो में बजता था, जितना लिख पाते थे, जितना स्पीड में लिख पाते थे लिखते थे, और जिसमें मन उसमें लिखते थे। अगर सामने दीवार है तो दीवार पे ही सही, उसके लिए मार खाना पड़े तो चलेगा, लेकिन हमें लिखना है। तो ये रहता था। तो उस वक्त मैं उसके पीछे पीछे गई और मैंने देखा, हम लोग क्वार्टर में पले बढ़े हैं। अच्छा। सीसीएल क्वार्टर में। तो एक क्वार्टर का खिड़की खुला रहता था, तो वहाँ से मैं झांक करके गाने सुन रही थी। तो 1 सप्ताह बीतने के बाद मैं वैसे ही खिड़की में खड़े होकर के गुरुजी आए थे, गाना सिखा रहे थे और मैं खिड़की में खड़ी हो गई, झांक करके मैं सुन रही। गुरुजी ने शायद गौर किया था। गुरु के आंखों के सामने शायद बचना मुश्किल होता है। बिल्कुल, वो एकलव्य वाला हाँ, किस्सा मुझे ध्यान आ रहा है जब आप बता रही हैं कि आप खिड़की के बाहर से देख रही हैं हाँ, और आप कह अंदर। सकते हैं, ये तो मुझे याद नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो कुछ दिन बाद जब गुरुजी फिर से वहाँ लेने के लिए आए क्लास, जी। तो मैं वहाँ खिड़की पे खड़ी, थोड़ी हिम्मत मेरी बढ़ गई थी, लेकिन मैं खिड़की के बाहर ही रहती थी। मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी क्योंकि अगले का घर था। तो मैं सुनती थी। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि जो सिखाया था वो गाओ। तो एक एक करके सारे लोग गा रहे थे और मुझे उसमें कमियां नज़र आ रही थी और मैं नहीं नहीं, बस यही रिएक्शन मेरा रहता था, ऐसे ऐसे कर। गुरुजी ने गौर किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने गौर किया। तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दिया, कौन है बाहर, अंदर आओ। पहले तो डर लगा, फिर मैंने सोचा कि ये एक मौका है, क्योंकि मुझे तो प्रवेश नहीं मिलता है। अब हाँ। गुरुजी ने ही आवाज़ दिया तो मेरा प्रवेश तो अब तो कोई रोक ही नहीं सकता है। थोड़ी देर रुकी, उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड आई, बोली कि क्या कर रही थी, चलो गुरुजी बुला रहे। बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं करियो, तुम्हें पता है गाना कैसा है। तो बहुत डर गई, लेकिन मैंने कहा कि हाँ पता है। तो चलो चलो गा के सुनाओ, बोल करके उन्होंने हारमोनियम का रीड्स पकड़ा और कहा कि गाओ। चलो, मैंने गा दिया। गुरुजी बोले, तुम्हें कैसे पता चला ये? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं बाहर से सुन सुन के मैं सीखती थी। उन्होंने कहा तुम हर सप्ताह 2 दिन तुम आओगी, कहीं भी रहेंगे। और मेरी फ्रेंड को उन्होंने कहा कि इसे बता देना कहाँ कब क्लास हो रहा है। इस तरह से मैं जाती रही और 1 महीने गुजरने के बाद सारे लोगों ने एक रजिस्टर था जिसमें फ़ी कलेक्ट होता था। मात्र 30 रुपये लेते थे गुरुजी उस वक्त। अच्छा। हाँ, तो सबने महीने के अंत में फ़ी देना शुरू किया। मेरे पास तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो फ़ी लाई ही नहीं थी। अब सबने दिया तो
गुरुजी ने कुछ कहा नहीं कि तुम्हें फ़ी देना है, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम फ़ीस लाई हो। मुझे तो नॉलेज भी नहीं था कितना देना क्या देना। फिर 1 महीने गुजर गए थे, फिर मैं पापा से जाकर मैं बोली कि मुझे 30 रुपीज़ चाहिए। पापा ने कहा 30 रुपीज़ उस वक्त ज़्यादा हुआ करता था। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? ये मैं अभी 53 की हूँ, उस वक्त मैं क्लास 5-6 में थी, तो आप समझ लीजिए छोटी ही थी मैं। हाँ। तो पापा ने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि मैं गाने सीखना चाहती हूँ। पापा ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगा पैसे। तो फिर बहुत मैंने रोया, मैं बहुत रोई, और फिर रोने के बाद फिर मैंने कहा कि आप अगर नहीं दोगे तो गुरुजी को बुरा लगेगा, मैं 1 महीने सीख कर आई, आपको विश्वास नहीं है तो आप जा कर के पूछ सकते हैं। फिर पापा ने सोचा कि अब तो इसने शुरुआत कर दी है, करते हैं, देखते हैं। 1 साल तक पापा ने हेल्प किया, उसके बाद पापा ने कहा कि अब छोड़ दो, हो गया, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। और सचमुच मेरी रुझान पढ़ाई से ज़्यादा शायद म्यूज़िक की तरफ हो गई थी। तो पापा ने ये चीज़ गौर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत बुरा लगा, कई दिनों तक मैं नहीं गई। फिर गुरुजी घर पे आए, खुद ही घर पे आए, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आ रही है आपकी बेटी, आप उनको भेजिए। तो पापा ने कहा, साफ इनकार किया कि नहीं, मुझे नहीं, म्यूज़िक नहीं सिखाना है। गुरु ने अपना शिष्य ढूंढ लिया। हाँ। तो फिर गुरुजी बोले कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। पापा ने ऐसे कहा, मेरे पास उतने पैसे नहीं, मैं ये सब में फालतू खर्चा नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं इसके एजुकेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आपसे मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, आप बस मुझे बच्ची दे दीजिए, मैं उसे सिखाऊंगा। क्या बात। और गुरुजी ने मुझे 6 साल तक मुझे ट्रेंड किया। सिर्फ एग्ज़ाम का फ़ीस वो लेते थे। मैं कभी नहीं भूलूँगी, ऐसे गुरु शायद आज के दौर पे नहीं मिलते, जो निस्वार्थ सिखला रहे थे। उन्होंने शायद मेरे अंदर कुछ देखा होगा, और मरते दम तक वो मेरा नाम लेते रहे। उनका आशीर्वाद मेरे साथ आज भी है, मैं मानती हूँ आगे भी रहेगा। आज वो नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ जो मंत्र है मेरे साथ कहीं ना कहीं मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है। हम लोग बंगाली कल्चर और आपके बचपन की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे लालच हो रहा है बंगला कुछ सुनने का। आप अगर कुछ बंगला में सुना सकें कोई। बांग्ला मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको, लेकिन मेरे पसंद का गीत मैं सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पहले से पसंद है। हाँ। मैं आशा भोसले जी की फ़ैन हूँ, तो उनका ही गाया हुआ है। ऐसे तो कई गीत हैं, लेकिन एक गीत मुझे बहुत ही पसंद है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। সন্ধ্যা বেলা তুমি আমি বসে আছি দুজনে, তুমি বলবে আমি শুনবো, তুমি বলবে আমি শুনবো শুনবো, তুমি বলবে। সন্ধ্যাবেলা তুমি আমি বসে আছি দুজনে, তুমি বলবে আমি শুনবো, তুমি বলবে আমি শুনবো শুনবো, তুমি বলবে। क्या बात ये है। गीत है, ये आशा जी का गाया हुआ है, बहुत ही मधुर तरीके से उन्होंने गाया है। वो बंगाली तो नहीं थी, लेकिन कई गीत लता जी के, आशा जी के ऐसे हैं जो बंगाली सिंगर्स को भी काट डालते हैं। जी। तो आपने 6 साल सीखा और मैंने 8 साल सीखा। 8 साल सीखा सुगम संगीत के साथ जी। फिर कब लगा कि अब ज़िंदगी में एक मकाम हासिल हुआ है, या फिर अब हो रहा है? एक्चुअली मैं जब सीख ही रही थी तो कई जगह गुरुजी के साथ मैं प्रोग्राम्स में जाती थी, वहाँ क्लासिकल गीत, संगीत, भजन, ये सब मैं गाया करती थी। जी। मेरे एक भैया थे, दादा,
बड़े बाबा के बेटे, वो ऑर्केस्ट्रा में गाना गाया करते थे। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मेरी डांस के प्रति रुझान हुई, मैं डांस के लिए भी जाने लगी। सेम चीज़ था उसमें भी। श्री चैती दत्ता जी थी, उनकी टीम थी वहाँ। एक मैं दीदी बोलती थी, शिखा चैटर्जी, वो मेरी प्रेरणा रही एक तरह से, आप कह सकते हैं। रेडियो के बाद शिखा दी को मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि उनसे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। उनकी आवाज़ भी इतनी मधुर थी। तो जब हम डांस करते थे आज के दौर के जैसा वहाँ रिकॉर्ड नहीं बजा करता था, वहाँ लाइव कोई गाते थे और हम सब डांस करते थे, वो दौर था। अच्छा। तो जिस दिन शिखा दी नहीं आती थी उस दिन मुझे गाने का मौका मिलता था डांस के लिए, और ये मौका मैं ढूंढती थी कि कब दीदी एब्सेंट करेगी और मुझे गाने को मौका मिलेगा, जबकि मैं डांस करने वहाँ जाया करती थी। तो इस तरह से मौका मिलता रहा। और फिर मेरे बड़े भैया ने एक दिन सुना कि मैं गाती भी हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो तुमको ले जाते हैं एक जगह। तो फिर ले कर के गए ऑर्केस्ट्रा के लिए। वहाँ मैंने देखा कि सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, गा रहे हैं। शुरुआत वहीं से हुई। मैं हिंदी गाती थी उस वक्त, हिंदी फिल्मी गीत गाती थी जी। तो इस तरह से मैंने हिंदी फिल्मी गीतों से शुरुआत की मंच के लिए, और फिर धीरे धीरे रिकॉर्डिंग की और आगे बढ़ी। इसका श्रेय मैं देती हूँ फादर ललित तिग्गा जी को, जो सत्य भारती में थे, और मेरे हस्बैंड श्री तेज मुंडू जी वहाँ पर रिकॉर्डिंग किया करते थे। अच्छा। तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई, फादर के गाने से रिकॉर्डिंग की शुरुआत। उसके बाद धीरे धीरे ये चलता रहा। मुझे आप वो एक्टिंग के बारे में आपके और जानने का मन हो रहा है कि आपने बताया जैसे आपने MS धोनी में भी काम किया है। हाँ बिल्कुल, मिसेस शुक्ला की भूमिका में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि पांडे जी के निर्देशन में मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छी मूवी है और लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। ऐसी मूवी में मुझे एक छोटा सा ही सही मौका मिला, तो सचमुच शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, फिल्मों की जब हम बात करते हैं मैम, जैसे बॉलीवुड को एक मेन स्ट्रीम सिनेमा के तौर पे देखा जाता है हमारे देश में, तो काफ़ी सारे रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे काफ़ी सारे तो नहीं कहूँगा, खासकर आज के दौर में पंजाबी म्यूज़िक जो है वो बॉलीवुड में एक जगह बनाते हुए दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं हद तक गोविंदा का जो दौर था सिनेमा का, उसके बाद बॉलीवुड में वो बिहार और यूपी का भी वो डायलेक्ट आना, और थोड़ा बहुत म्यूज़िक में भी थोड़ा उस टोन का आना, वो भी आया। अन्य राज्य या अन्य भाषाएं इसमें थोड़ा पीछे छूटती हुई दिखती हैं। नहीं, अब बांग्ला भाषा का आप बांग्ला नहीं कर का, सकते हैं। हाँ ये माफ़ तो कीजिए, बांग्ला समझिए कि बहुत हाँ, पहले से है। हाँ। तो बाकी नहीं आया, ये अगर आप कह रहे हैं, तो मैं कहूँगी कुछ भी अछूता नहीं है, छूटा नहीं है। क्योंकि आप झारखंड के भी कई गीत अगर आप सुनेंगे, आप पहाड़ी धुन पर रहता है। आपने फिल्मों में आपने सुना होगा, बिछुआ, एक गाना था ना, तो पहाड़ी धुन पे इस तरह के गाने हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं छूटा हुआ है। मुझे लगता है जो जानकार व्यक्ति हैं, जो इधर उधर घूमते थे, वो हर एक जगह की म्यूज़िक को उन्होंने उठाया और अपने जो फिल्मों में उसे पिरोया। तो ऐसे कई गाने हैं जो हर जगह के फ्लेवर को प्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह झारखंड के भी धुन गए हैं। और MS धोनी में आपने एक धुन सुना होगा जो सालिम ग्रुप का था, हमारी टीम का था। जनी मनकर फैशन एक गीत बहुत ही हिट हुआ था, प्रीत कैसेट, उसका धुन उसमें लिया गया है। बाकायदा देव जी, आदित्य देव, उन्होंने परमिशन लिया था और उस धुन को उन्होंने MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में भी डाला है। तो इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। और ज़रूर एक दिन आप ऐसी मूवी देखेंगे जो बॉलीवुड से आएगा झारखंड के लिए। जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं,
कुछ ही दिन पहले बिहार की स्वर कोकिला, बहुत ही सुरीली आवाज़ की धनी शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ। बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखद। एक मैं कहूँगी एक भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा सा खंभा वो ध्वस्त हो गया, मुझे ऐसा लगता है। शारदा सिन्हा जी को बचपन से सुनती आई हूँ, बचपन से सुनती आई हूँ, और सचमुच मतलब सोच नहीं सकता। ये एक आश्चर्य देखिए ना, जिन गीतों से उन्हें एक ठोस पहचान मिली, आप जी। कह सकते हैं, छठ माँ के गीतों छठ से। के गीत। मैया उसी वक्त लेके गई, कितना प्यार करती होंगी उस बेटी से। उनके गीतों का असर इतने लोगों ने सुना, कितना पुण्य उन्हें मिला होगा। उस पुण्य के वो भागी हुई और माँ के चरणों में चली गई। ऐसे वक्त पे गई जिससे आप कह सकते हैं कि सीधा स्वर्ग सिधार गई वो, उन्हें और कहीं रोक ही नहीं सका लोग। तो ये एक आश्चर्य वाली बात है। मैं मानती हूँ, ईश्वर को जो नहीं मानते हैं वो भी मानने लगे होंगे, जी। क्योंकि जब लता जी गईं वो वक्त था सरस्वती सरस्वती का। पूजा, हाँ। तो ये आश्चर्य ही है, ये ईश्वर दिखा रहा है कि मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जी। ये प्रूव, ईश्वर साक्षात आकर के तो कुछ प्रूव नहीं करते हैं, ऐसे ही कुछ कारणों से हम उन्हें देख पाते हैं, उन्हें जान पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं। तो शारदा जी का जाना तो सच में बहुत ही दुखदाई है लेकिन वो जा कर के भी हम सबकी आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है, वो गई नहीं। उनके गाने जो हैं वो तो अमर हो गए हैं ना, वो तो अमर गीत गा करके गई हैं। तो मैं कहूँगी शारदा जी शरीर नहीं है, लेकिन वो हैं हमारे साथ और अंत तक रहेंगे। उनकी आवाज़, उनके गीत हमारे साथ हमेशा बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। एक गीत है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो फाइनल एग्ज़ाम के बाद मेरे पापा हमेशा एक मूवी दिखाने हम सबको ले जाते थे। अच्छा। उस वक्त एक मैंने मूवी देखा था जिसमें शारदा सिन्हा जी का एक गाना था, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पगली है जाऊं तोहरी बोलैया मैं, पग पगली है जाऊं तोहरी बोलैया। एक गीत था, किसी मूवी का था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये शायद सलमान खान जी थे उस मूवी में, हाँ। मुझे जहाँ तक याद है। तो ये गीत मुझे बहुत पसंद था, और कई गीत हैं हम लोग गाया करते थे स्टेज पे। जब मैं स्टेज पे आती थी, मैंने जब हिंदी गीत गाने शुरू किए उस वक्त बहुत चला हुआ था वो गीत, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया यहाँ पिया, ले ले यहाँ हो, ले ले यहाँ हो, पिया सिनूर बंगाल के हो, ले ले यहाँ हो, पिया सिनूर बंगाल के। ये गीत हम लोग गाया करते थे। ऐसे कई गीत हैं जो अमर गीत हैं उनके। और छठ का गीत तो खैर कहना ही नहीं, छठ तो उनके बिना अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दूर दूर कितने किलोमीटर्स तक वो आवाज़ गूंजती है जब छठ के काचे ही वो। बांस के बहंगिया, कोई काट ही नहीं है इन गानों का, और ना ही हो सकता है। कितने भी सिंगर आ जाए, कितने भी गायक गायिका आ जाए, उनके गीतों का काट कोई नहीं ला सकता है। आप कभी मिल पाई उनसे? मेरा दुर्भाग्य है, मैं रूबरू नहीं हो पाई। मेरा भी बहुत इच्छा था कि मैं उनसे एक बार मिलूं अभी, और मैं प्लान कर रहा था इस बारे में, आगे कदम बढ़ा रहा था, मगर बहुत अफसोस हुआ ये, बिल्कुल ये। लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं नहीं मिल पाई। मुझे लगता है मैं अगर उनके गानों को गा रही हूँ तो उनके साथ जी रही हूँ जी। ना, तो उनकी भावनाओं के साथ जी रही हूँ, तो मैं तो मिल ली। ये आत्मा का मिलन होता है। और
ये मिलन हमारे साथ हुआ है। अभी हम लोग ऑफ कैमरा जो कह भी रहे थे कि वो हॉस्पिटल के बेड पे भी जब वो सुर लगा रही हैं, और वो भी इतना इतना सुर में। ये मैंने भी फेसबुक में देखा और ये जाना कि कुछ ही दिनों पहले शायद उनके हस्बैंड भी चले गए थे। तो एक जोड़ी का टूटना कितना दुखदाई दर्ददाई होता है। ये उन्होंने जो हॉस्पिटल में एक गाना गाया था ना, सैयाने कस गए मैं ना लड़ी थी, ये गीत शायद हाँ, उन्होंने गाया था जी। तो उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया था और साथ ही उन्होंने जाते जाते गीत गाया था, दुखवा हरने के लिए। हाँ, छठी मैया से हाँ। उन्होंने विनती की थी कि दुख को हर लो। शायद ये उनके हस्बैंड के रहते रहते उन्होंने गाया था, लेकिन उनके हस्बैंड के जाने के बाद ये गीत तो जैसे अमर हो गया और साथ ही साथ वो भी चली गई। ये बहुत बड़ी बात होती है, भाग्य वाली बात होती है। लोकल आर्टिस्ट जैसे लोकप्रियता पे थोड़ा बातचीत करने का मन हो रहा है मेरा, कि एक रीजनल लैंग्वेज में जब आप गाती हैं, आपने तो 14 भाषाओं में गाया है जी। बट क्या अगर हम देव से भी मेरी बातचीत हो रही थी तो वो बोला कि मैम ज़्यादातर मतलब खुलकर इस बात को रखती हैं कि अगर रांची में सपोज़ कि कहीं होर्डिंग लगा है, अगर कोई प्रचार चल रहा है, तो वो टाइगर श्रॉफ या आलिया भट्ट क्यों दिखे। अगर आपके पास खुद लाखों आपके फ़ैन फॉलोइंग है तो आप क्यों नहीं दिख सकते कोई भी प्रचार में या किसी भी चीज़ के मैंने ऐड में। ये बात कही थी और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये तो झारखंड को सोचना है ना। आप बिहार जाएंगे तो बिहार के कलाकार आपको पोस्टर में दिखेंगे, बंगाल जाएंगे तो बंगाल के कलाकार आपको पोस्टर्स में दिखेंगे, चाहे ऐड ही क्यों ना हो। कहीं भी जाइए आप, बंगाल, बिहार, साउथ, कहीं भी जाइए आपको दिखेंगे। लेकिन झारखंड में ये दुख की बात है कि बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सबके कलाकार आपको दिखेंगे, लेकिन झारखंड के कलाकार आपको बिरले ही नज़र आएंगे। तो ये दुख की बात है, क्योंकि झारखंड के जो भी कलाकार जिन्होंने इतने दिनों से तपस्या किया है, कई कलाकार हैं जो वीडियोस में काम करते हैं, उनकी एक अपनी पहचान है, तो उस पहचान को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं। जी। हर गांव शहर में उन्हें लोग जानते हैं, उनको देखते हैं, उनके गानों को पसंद करते हैं, उनके अभिनय को पसंद करते हैं, तो उन्हें क्या पोस्टर्स में देखना पसंद नहीं करेंगे? आपको ऐसा लगता है? पसंद तो करेंगे ही, साथ ही साथ झारखंड के कलाकारों का भी प्रचार होगा। ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं इस बात पर सवाल उठाता हूँ। मुझे तो लगता है कि वो और ज़्यादा रिलेट करेंगे कि ये बिल्कुल क्योंकि आप उन फिल्मकारों से या उन फिल्म अभिनेताओं से आप ज़्यादा करीब हैं यहाँ के लोगों से। बिल्कुल। तो मैं खिलाफ नहीं हूँ कि बाहर के लोगों का तस्वीर लगता है या बाहर के, वो भी नामचीन है, उन्हें भी पूरी दुनिया जानती होगी, उनके भी तस्वीर लगते हैं। दुनिया जाने ना जाने, लोग जानने लग जाते हैं जब पोस्टर्स लगे, क्योंकि उनके मन में सवाल आता है, अच्छा इसे कहीं देखा है क्या। अच्छी सीरियल्स में भी आते होंगे तो वो पहचानने की कोशिश करते हैं, मूवीज़ में भी आते हैं तो वो पहचानते हैं। तो हमारे झारखंडी कलाकारों को नहीं पहचान पाते, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इससे एक कलाकारों का भी ऐड होता है, पहचान और गाढ़ी बनती है। बिल्कुल। हमारे झारखंड में ही अगर हमारे कलाकारों की तस्वीर या होर्डिंग्स नहीं लगेंगे, प्रचार में उनकी तस्वीर नहीं रहेगी, तो हमारे झारखंड के कलाकारों की तस्वीर बाहर के लोग क्यों यूज़ करेंगे। हम बहुत जगह जाते हैं, अंडमान, सिलीगुड़ी, आसाम, हर जगह हम प्रोग्राम करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पहचान के कारण ही तो निमंत्रण मिलता है। बिल्कुल। तो इस पहचान का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है?
नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही अपने बात राज्य है में ये। ही अपनी पहचान हम खो रहे हैं, अपनी जगह हम खो रहे हैं। तो ये थोड़ा मुझे कभी कभी खराब लगता है कि यहाँ के कलाकारों को तो सब मिलके यही जगह पहले देना चाहिए, अपने घर में पहले आपको जगह देना चाहिए, जी। फिर बाहर के लोग तो देंगे। हम लोग मोनिका जी को सुनते हैं। मोनिका जी किनको सुनती हैं अपने हाँ, खाली समय में या? मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ। मैं जगजीत जी की फ़ैन हूँ, लता जी की, आशा जी की, किशोर जी की बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, रफ़ी जी, मैंने सोनू निगम, अभी तो श्रेया घोषाल मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनकी आवाज़ को पसंद, उनकी गायकी को पसंद करती हूँ। तो कई लोग हैं, मैं ज़्यादातर लोगों को सुनना पसंद करती हूँ। सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि मैं सबको सुनती हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए सबको सुनना ज़रूरी है। तो यही कुछ लोग हैं जो अच्छा मैम, आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हैं जब आपके शोज हाँ, होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अंतर है एक फीमेल आर्टिस्ट का स्टेज पे परफॉर्म करना और एक मेल आर्टिस्ट का स्टेज पे परफॉर्म करना? क्या ऑडियंस के लिए ये फ़र्क नज़र आता है, ये ऐसा कुछ? फीमेल के लिए स्टेज में एक प्लस पॉइंट रहता है, उनका गेटअप, उनका ड्रेसअप। लोग उन्हें करीब से देखना सचमुच, मतलब बड़े चाव से लोग आते हैं, उनको देखते हैं और देखना पसंद करते हैं। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ऐसे मेल जो भी सिंगर जाते हैं उनका तो अपना एक अलग अंदाज रहता है, लेकिन फीमेल को मंच पर एक अलग सा मतलब ये मैं इसलिए फायदा ये होता है। सवाल मेरे दिमाग में आया क्योंकि अभी सुनिधि चौहान ने एक कॉन्सर्ट किया था। ओहो, क्या एनर्जी है उनमें। हाँ। मैं उनकी भी बहुत, मतलब बहुत बहुत गाने मैंने उनका भी सुना है, पूरा एनर्जी के साथ वो गाती है। जी। अभी नेहा कक्कड़ जी का अलग स्टाइल है। तो सच में सुनिधि जी को मैंने सामने से देखा और सुना है, बहुत ही बेहतरीन कलाकार। तो वही उनका कंपैरिजन अचानक से इंटरनेट पे एक मुहिम सा चल गया कि उनका कंपैरिजन नेगेटिव सेंस में, अंग्रेजी का नाम मैं गलत हो सकता हूँ, शायद टेलर स्विफ्ट या किसी से शायद हुआ कि ऐसे बनने की कोशिश कर रही हो क्या। तो क्या वो ऑब्जेक्टिफाई होती है फीमेल देखिए, क्या मैं ऐसा स्टेज कहूँगी पे? कि इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना लगाव है, अपनी अपनी रुचियाँ हैं। अगर नेगेटिव बोलने वाले अगर 20 है तो 80 तो पॉजिटिव वाले भी मिल जाते हैं, है ना। तो ये श्रोताओं का मतलब सोच है, उनका विचार है, उनका लगाव है। तो इस पे आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और कोई ना कोई तो किसी ना किसी का प्रेरणा रहता है। हो सकता है सुनीति जी किसी को प्रेरणा मानकर आगे बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत प्रयास तो मुझे नहीं लगा। उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। बिल्कुल। तो सबका अपना अपना टैलेंट होता है, तरीका अलग अलग होता है, अंदाज अलग अलग होता है। मुझे साड़ी पसंद है, किसी को हॉट पैंट पसंद है। तो ये अपनी अपनी सोच है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद है आपको संगीत में, संगीत के क्षेत्र संगीत में अगर आप पूछेंगे तो मैं बस आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगी कि अगर म्यूज़िक में आना है तो जड़ से आइए, सीखिए, बिल्कुल तालीम हासिल कीजिए, रियाज़ कीजिए, तरीका जानिए, हर एक को सुनिए, हर तरीके के गानों को सुनिए, उसके बाद खुद को पहचानिए, फिर आगे। तो इस हड़बड़ा करके इस जी। लाइन में नहीं आना है। जी। पहले जांचना है खुद को, कॉम्पिटिशन्स फेस कीजिए, अपना एक जगह बनाइए, आप कहाँ तक सफल है, कहाँ कम है, ये जांचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे आना चाहिए। और आजकल तो बहुत इजी है, आजकल तो डिजिटल युग है। लोग ऐसे क्लिक भी कर जाते हैं और डाउन भी हो जाते हैं। तो बहुत संभल कर चलना है, बहुत संभल कर चलना है आगे तक के लिए। तो इस बातचीत के अंतिम पड़ाव पे हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो मैं इसका
जो है ये विराम इस बात पे देना चाहता हूँ कि मुझे एक थोड़ा सा लालच और हो रहा है कि आप वो गाना हमें सुना दें जिसने आपको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता दी। ऐसे तो कई गाने हैं बेटा, जी। जब आपको जिन लगा गीतों कि को उस गाने के बाद कि हाँ अब वो समय आ गया है, अब एक मकाम हासिल हो गया है। अम, कई गाने हैं, वैसे कई गाने हैं, लेकिन मेरा प्रथम मेरा एल्बम था फुलोरा। उसके गीत मैंने कई लोगों के समक्ष मैंने गाया है और आज भी मैं मंच पर गाती हूँ। 2 लाइन मैं उसका आपको ज़रूर सुना दूँगी। जी। पिया हमर नैन कर निंदिया तो चुराए के, पिया हमर नैन कर निंदिया तो चुराए के, हाय मोके दीवानी बनाए देले, मोके दीवानी बनाए देले। ये एक गीत था जिसके बाद मैं रुकी नहीं। फिर मेरे एक गीत आए, चम चम चांद लखे रूपा सजा लो, नींद उड़े नैना से दिल जे लगा लो। इस तरह के कई गीत जो कुछ फास्ट, कुछ लव सॉन्ग, कुछ सैड सॉन्ग, इस तरह के कई गीत आते गए, लोगों की सराहना मिलती गई और सफ़र अब भी जारी है, सीखना अब भी जारी है। जी। उस समय में डुएट भी जो होता था रिकॉर्डिंग, वो एक साथ ही होता था ना? हाँ, एक साथ होता था, एक साथ होता था, 2 माइक तो लगे अमूमन जैसे हिंदी फिल्मों के जो गीत थे उसमें एक फिल्म है तो उसमें कुमार सानू और अलका याग्निक के गीत आ रहे हैं तो सातों गाने उन्हीं के हैं। उन्हीं के हैं, हाँ। तो एक दर्शक के लिए एक वो भी आ जाता था कि कुछ को ये भी भ्रम होता था कि कहीं ये दोनों जोड़ी तो नहीं है, ये पति ऐसा पत्नी हमारे है या साथ भी ऐसा होता कुछ, है। हाँ, हाँ, हाँ। वो बनने लग जाता था। हाँ, हाँ, हाँ। आपके टाइम पे ऐसा कुछ था क्या? हाँ, हमारे टाइम पे भी ऐसा था। ज़्यादातर गाने हम पवन जी के साथ गाते थे, पंकज जी के साथ गाते थे। तो उस वक्त तो कैसेट हुआ करता था ना, तो उसमें पवन पंकज मोनिका नाम से आता था, हमारी तस्वीर रहती थी। तो लोग सोचते थे पवन जी शायद मेरे हस्बैंड है और पंकज मेरा देवर है। लेकिन ये तो मिथ्य था। मेरे हस्बैंड तो हमारी आवाज़ों को कैद जी। कर रहे होते थे उस वक्त। पवन जी, पंकज जी और मैं, उनके मशीन में मैं हमारी आवाज़ कैद होती थी। तो मेरे हस्बैंड का नाम श्री तेज कुमार मुंडू जी है। वो आपके सॉन्ग रिकॉर्डिस्ट बिल्कुल, वो रिकॉर्डिंग रहे हैं। करते थे। मेरे देवर जी का म्यूज़िक रहता था, भूषण मुंडू जी का। जी। और पवन पंकज जी हमारे साथ गाते थे। तो लेकिन ये अफवाह कहिए या ये नाम का छलावा कहिए या चित्र का छलावा कहिए, लोग आज भी कई जगह लोग यही सोचते हैं कि पवन जी मेरे हस्बैंड हैं। पवन के साथ भी यही चीज़ होता है, वो भी कहते हैं कि भाभी देखिए ना यहाँ पे ऐसा सवाल कर दिया। और मैं भी कहती हूँ, हंसती हूँ। तो तो इसका अंत करते हुए एक और गीत अगर आप हमें सुना दें जो एक अच्छा एंडिंग हो हमारे इस बातचीत का, तो हाँ, ये फिर डुएट गाने का जी। आपने जिक्र किया जी। है, तो पंकज जी के साथ एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ था। मैं 2 लाइन उसके दोहराना चाहूँगी। धान खेते गेलो दया चुई भी गेलक काटा, धान खेते गेलो दया चुई भी गेलक काटा, बथेला गोड़ मोरा रे, बथेला गोड़ मोरा रे, बथेला गोड़ मोरा रे, बथेला गोड़ मोरा रे। पंकज जी का फिर जवाब रहता है। तो ये गीत बहुत चर्चित हुआ था, लोग पसंद किए थे इस गीत को। ऐसे कई गीत हैं जो आपको सुनने को मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत आपने शुक्रिया। अपना समय दिया। आपको
मतलब बहुत आभारी हैं हम आपसे मिलके। मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत पहले से मुझसे समय मांगा था, लेकिन आज सुबह से मैं 5 बजे से लिटरली मैं काम कर रही हूँ। आज मुझे गिल्टी फील हुआ और मुझे लगा कि नहीं, आज नहीं। कितना भी रात हो जाए आज आपका काम करना है। सचमुच मैं थकी हुई हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दर्शकों से, श्रोताओं से कहूँगी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप माफ़ कीजिए। बिल्कुल, उसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं। बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। God और ठीक है फिर इसी बात पे। थैंक यू। उनके चैनल और उनके मैं उनके बारे में अच्छा रहेगा तो। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि इसका ये बातचीत ख़त्म करने के पहले मैम के चैनल के बारे में भी अगर हम बता सके दर्शकों को, वो आप खुद ही प्लीज़ मैम बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक बार अगर आप हमारे बारे में भी कह दें, क्योंकि हम भी बहुत छोटे से अभी अभी बस शुरुआती हमने की है, तो आपके द्वारा हम भी वो सीढ़ियाँ चढ़ने की अरे कोशिश नहीं, करेंगे। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ जी। चढ़ लेंगे। मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ, करीब 1 महीने ही हो रहे होंगे मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है कोयल सीरीज़, कोयल सीरीज। मोनिका मुंडू कोयल सीरीज़, KOEL। अच्छा, बहुत लोग लिखते हैं KOYAL, YAL। तो मैंने लिखा है ये KOEL, कोयल सीरीज़ मोनिका मुंडू, क्योंकि झारखंड के लोगों ने मुझे स्वर कोकिला के नाम से नवाजा है। मैं शुक्रगुजार हूँ झारखंड के सभी श्रोताओं का इसके लिए। तो उन्हीं के प्यार को संजोते हुए मैंने सीरीज़ का नामकरण किया है कोयल सीरीज़। तो कोयल सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे गाने सुनना है, और उन गानों के को सुन के, उन गानों के द्वारा झारखंड की संस्कृति और झारखंड के जो लैंडस्केप है यहाँ का, जंगल, ज़मीन और जो पहाड़, वहाँ तक पहुँचना है। हाँ, मेरे चैनल में आपको हर तरह के, मेरा प्रयास रहता है कि रहेगा भी आगे तक कि मैं मीठे मीठे गाने डालूं जी। और कुछ त्योहार से जुड़े भी गाने मैं डालूं। जो हमारे झारखंड में कई तरह के लोग हैं, हाँ। हर धर्म के लोग हैं, उनके अनुसार, उनके पसंद के अनुसार मैं गाने डालूँ। मैंने अभी अभी छठ का गाना भी डाला था, उससे पहले मैंने माँ दुर्गा का भी गाना डाला था, डांडिया स्टाइल का। लेकिन मैं, चूँकि मेरी पहचान नागपुरी में है, सादरी गीतों में है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस भाषा को ही लेकर के आगे बढ़ूँ। आगे आपको क्रिसमस का भी सुनने को मिलेगा, मेरा अच्छा। प्रयास है। अरे वाह। और अभी झारखंड दिवस आ रहा है, वो तो रिलीज़ होने वाला है, एक गीत आप जरूर सुनिए। 15 नवंबर को। जी जी। एक बार आप हमारे लिए भी प्लीज़ अगर बोल हाँ, दें तो ज़रूर, शायद हमें भी ज़रूर, कुछ ज़रूर। सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। हाँ। ये मास्टर कैमरा यही है ना? क्या है? हमारा चैनल का नाम है फ्रॉम रूट्स। फ्रॉम रूट्स। फ्रॉम रूट्स, यस। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप जो मुझे देख रहे हैं एक साक्षात्कार में, तो ये फ्रॉम रूट्स के द्वारा है, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत ज़रूर धन्यवाद। देखिएगा।